नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे थे जनसंख्या भूगोल के बाद हमने जो है आपको थोड़ा सा चर्चा किया था अधिवास भूगोल पर। अधिवास भूगोल के जो सिद्धांत से हमने कंप्लीट कर दिया है। और जनसंख्या भूगोल में कुछ डाटा है, डाटा को आप किताब से पढ़ लीजिएगा या फिर कोई नोट्स बना लीजिएगा। नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो मैं डाटा वहाँ शेयर कर दूँगा, क्योंकि उसे रटना है। तो रटने वाली चीज़ को मैं क्या यहाँ पढ़ाऊँगा, आप रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो सिद्धांत है मैंने कंप्लीट करा दिया है। और एक दो दिन से मैं इसलिए नहीं वीडियो अपलोड कर पाया, थोड़ा समय नहीं मिल पाया है, क्योंकि इस समय बहुत व्यस्तता थी। और आंसर की भी आई, KVS PGT TGT LVS की, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी लगा है सभी का, इन्हें भी देखना रहता है। तो इन सभी वजह से वीडियो 2 दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जो आंसर की जाई है उन्हें चैलेंज करने के लिए समय चाहिए था 1-2 दिन का, कि उसको अच्छे से देखा जाए किस प्रश्न पर चैलेंज किया जा सकता है। तो उसको मैंने देख लिया है। अब मैं आज जो है फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए समय थोड़ा कम है नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, तो बहुत कम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन टॉपिक्स को कम से कम टच कर दूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। तो मैं जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कोर प्रश्न, और जहाँ से प्रश्न बने हैं, मैं उन्हीं को आपको करवा दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे बढ़े, आपके लिए बेहतर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बनता है आपको एक परिवहन भूगोल से, कांस्की का परिवहन नेटवर्क से। परिवहन भूगोल में और सभी जो है कुछ विद्वान भी हैं, मैं इनको भी कराऊंगा। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने परिवहन भूगोल के बारे में कुछ नियम दिए हैं, उनको भी करवा देता हूँ। और कल मैं करवाऊंगा वेबर का सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। और हूवर का सिद्धांत देखिए, अगर हो सके तो आज ही मैं हूवर का करा दूंगा, वेबर का कल करवा दूंगा। चलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्की का परिवहन नेटवर्क। यहाँ लिखते हैं हम परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल। यह भूगोल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। बहुत सारे लोग पढ़ाए ही नहीं, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कोई नहीं पढ़ाया है, या तो पेड क्लास में छोड़ देते हैं। मैं आपको करवा रहा हूँ कांस्की का परिवहन नेटवर्क। कांस्की का परिवहन नेटवर्क। मैं आपको बता भी दूंगा प्रश्न कैसे बनता है और प्रश्न कैसे बना है, आप उसे याद कर लेंगे। आप मान के चलिए मैं जितना बता रहा हूँ वहाँ सब प्रश्न होना ही होना तय है, उससे बाहर नहीं जाएगा। कांस्की का परिवहन नेटवर्क। कांस्की एक ज्योग्राफर थे। इन्होंने जो परिवहन होता है, जो सड़कें होती हैं, परिवहन चलते हैं, इन सब का अध्ययन किया और इनके मापने का जो है एक तरीका बताया कि इनको हम कैसे माप सकते हैं। और आजकल इसका उपयोग भी होता है। जैसे हम कोई परिवहन नेटवर्क बना रहे हैं, कोई शहर स्थापित हो रहा है, वहाँ पर सड़कें कैसे जाएंगी, कैसे नहीं बनेंगी, सारी चीज़ जो है इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इन्होंने परिवहन जाल को, नेटवर्क को मापने का, नेटवर्क मतलब जाल होता है, सड़कों का जाल, ठीक, तो उसे मापने का एक तरीका बताया, फार्मूला बताया। तो उसे चलिए हम देखते हैं। इन्होंने इसे मापने का सूचकांक बताए, 4-5 सूचकांक बताए थे, जैसे कि बीटा सूचकांक, अल्फा सूचकांक, गामा सूचकांक, ईटा सूचकांक, पाई सूचकांक।
साइक्लोमेट्रिक नंबर, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए हम देखते हैं बीटा सूचकांक। ध्यान से देखेंगे, मैं इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। कांस्की ने परिवहन जाल यानी नेटवर्क का अध्ययन करके इसके मापने का 4 सूचकांक बताए। 4 सूचकांक इंडेक्स, 4 सूचकांक बताए। कितने बताए? 4। पहला इन्होंने बताया बीटा सूचकांक। कौन सा सूचकांक है? बीटा सूचकांक। बीटा सूचकांक क्या होता है? बीटा सूचकांक होता है कि सिग्मा ई अपान सिग्मा वी। अब आप कहेंगे सर ये सिग्मा ई और सिग्मा वी क्या होता है? चलिए अब यहीं से समझना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सहार ए है, एक सहार बी है, एक सहार सी है, एक सहार डी है। ठीक, ये हमारे शहर हैं। ठीक है, किताबी भाषा अलग दिया है, हम आपको एकदम व्यवहारिक भाषा में समझा रहे हैं। ये शहर है, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है। ठीक है, आप समझेंगे। मान लीजिए यह शहर इस सड़क के माध्यम से यहाँ से जुड़ा हुआ है, यह एक सड़क यहाँ गई है, लेकिन ये जो शहर है यह वाला, यह शहर किसी से नहीं जुड़ा है। शहर ए, शहर बी और शहर सी। शहर सी, ठीक। ये जो शहर ए है, शहर बी है, शहर सी है, इसके एक केंद्र होते हैं। जैसे राजधानी हमारी हो गई, समझ रहे हैं, लखनऊ राजधानी हो गई, जयपुर हो गई, दोनों की एक सड़क जोड़ दिया। उसी प्रकार मान लीजिए शहर ए है, शहर बी है, दोनों के केंद्रों को एक सड़क के द्वारा यह जुड़ी हुई है। इन दोनों केंद्र जो है इस सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये जो सड़कें हैं इन्हें भूगोल में हम पढ़ने के लिए क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, मतलब कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिंग। ठीक, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संयोजकता। संयोजकता इंग्लिश में एज, ADG। ठीक, एज यानी किनारे जिससे जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। और जो एक केंद्र होते हैं इन्हें नोड्स कहते हैं। ये क्या कहते हैं? नोड्स। इंग्लिश में लिख देते हैं नोड्स। नोड्स या फिर केंद्र। अब समझ में आया? अब इसी को आप वर्टेक्स भी कहते हैं, VERTEX, वर्टेक्स। वी यानी वर्टेक्स, ई यानी एज यानी संयोजकता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा ई अपान सिग्मा वी। सिग्मा ई मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ का चिन्ह। फिर से लिखते हैं, अच्छे से आपको दिखेगा। सिग्मा ई अपान सिग्मा वी। ठीक है, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ई अपान सिग्मा वी। अब आप संयोजकता नोड्स को अच्छे समझ लिए हैं। शहर के जो केंद्र होते हैं नोड्स होते हैं, और जो शहरों के केंद्र जिस सड़क के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें संयोजकता यानी एज कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप पूछेंगे सर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? बार बार प्रश्न बना हुआ है। सबसे पहले तो प्रश्न यहीं से बनता है, इसी फार्मूले से, क्योंकि सबसे सरल है। अभी इसकी विशेषता लिखाते हैं। इसकी विशेषता में लिख ही लीजिए पहले। विशेषता इसकी है
इसकी विशेषता है, यह सबसे सरल सूचकांक है। यह सबसे सरल सूचकांक है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है कि कांस्की के परिवहन नेटवर्क में सबसे सरल सूचकांक है अल्फा, गामा, बीटा, ईटा, पाई दे देगा, आप क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। सबसे सरल सूचकांक है बीटा बराबर 0 तो लो कनेक्टिविटी, नो कनेक्टिविटी। बीटा बराबर 1 तो हाई कनेक्टिविटी, बीटा बराबर बीटा का मान 1 से अधिक तो उच्च संकेंद्रण, बहुत ही ज़्यादा यानी जाल बिछा रहेगा। अब इसको समझते हैं कैसे। अब देखिए, अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आएंगी, इसमें कोई पॉइंट और छूट तो नहीं रहा है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न आपसे बनेगा क्या, पहले प्रश्न देखते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल लेकर ये वाला पॉइंट आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। प्रश्न बनेगा, यदि किसी परिवहन नेटवर्क में जो संयोजकता है किसी परिवहन नेटवर्क में संयोजकता 12 है और केंद्रों की संख्या 2 है, तो बीटा सूचकांक का मान होगा। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसी प्रकार से डेटा को चेंज कर देंगे। अब हमने बताया कि फार्मूला में संयोजकता का मान 12 यहाँ दिया है, नेटवर्क में संयोजकता का मान लिखा है ना, यानी सबका योग दे दिया है। अब यहाँ आपको समझना होगा, संयोजकता मीन्स 12 दिया है, यानी जो सिग्मा का योग दिया है, कितना दिया है? सिग्मा ई का मान, यहाँ सिग्मा ई का मान 12 दिया है, तो 12 यहाँ कर देंगे, और सिग्मा वी का मान क्या दिया है? केंद्रों की संख्या जो है 2 दिया है, कट कर देंगे 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इतना सरल सवाल पूछा है, हम आपको बता रहे हैं, ये सवाल आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है, आप देख लेंगे उठा कर 2024 वाले में, ठीक। तो आपको समझ आ गया प्रश्न कैसे पूछेगा। कभी कभी आपको यह चीज़ नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ यह मैप दे देगा, आप पूछेगा कि इसमें जो है आप निकालिए बीटा सूचकांक का मान, तब आप क्या करेंगे। चलिए हम इस प्रश्न को मिटा दें और यहीं पर इसको समझाते हैं। मान लीजिए हमको इसी में निकालना है, अब इसकी सहायता से भी हम थोड़ा उसके माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। हमने कहा इसका मान 0 से 1 या 1 से अधिक भी होता है। अब समझिए, पहले हम संयोजकता निकालेंगे। इस चित्र में हम संयोजकता यानी ई बराबर निकालेंगे। ई बराबर कितनी है देख रहे हैं हम, एक ई यहाँ है, ए से बी तक जुड़ा हुआ है एक सड़क, दूसरी सड़क है बी से सी तक, यानी इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। और केंद्रों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, केंद्रों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक। b बराबर 4 आ गई, इसको कट करेंगे 1.2 बराबर 0.5। 1 सेकंड आप रुक जाइएगा, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ, 2 मिनट खाली।
चलिए अब हम समझते हैं। देखिए अभी हमने एक चीज़ आपको यहाँ बता दिया, ये मैंने जो वैल्यू लिखवा दिया है आपको अल्फा सूचकांक का लिखवा दिया है। आप ध्यान देंगे इस वैल्यू को थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ से इसका मान आना, यह सबसे सरल सूचकांक है, ठीक है। इसका मान 0, इसका मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे समझेंगे पहले, तब भी मैं लास्ट में इसको नोट करवाता हूँ। इसका मान 0 कब होगा, पहला पॉइंट, बीटा बराबर 0 कब होगा। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए ये जो सड़क है ये नहीं है, मान लीजिए 4 शहर है ABCD, 4 शहर हैं, चारों शहर अलग थलग पड़े हुए हैं, किसी से कोई जुड़ा ही नहीं है। जब कोई सड़क जुड़ा ही नहीं है तो ई का मान क्या आएगा, 0। 0 बट 0 में किसी से कुछ भी भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे अब यहाँ से देखिए, पहले एक एक चीज़ समझेंगे, समझ में आएगा। ABCD 4 शहर हैं, कोई शहर किसी से जुड़ा नहीं है, यानी संयोजकता 0 है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कोई सड़कें इसे जोड़ नहीं रही हैं। केंद्रों की संख्या 1 2 3 4, 4 है, v बराबर हमारा 4 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखते हैं, इस फार्मूले में रखेंगे ई अपान वी, ई का मान 0/4, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक। तो यानी संयोजकता यानी बीटा का मान 0 हो जाएगा। समझ में आया कैसे 0 हुआ। 0 कहने का मतलब जब भी आ जाएगा प्रश्न में बीटा का मान 0 है, इसका तात्पर्य है कि कोई भी शहर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, यानी सभी शहर अलग थलग पड़े हुए हैं। कथन में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक। उम्मीद है कि आपको बीटा का मान 0 समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी कभी इसमें यह बन जाता है, जब स्टेटमेंट वाला दे देता है ये प्रश्न कि बीटा का मान 0 है, इसका तात्पर्य क्या है, तो सीधा कहना कोई शहर जुड़े नहीं हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। अब दूसरी बात आता है कि बीटा का मान 1 कब कब होगा। मान लीजिए बीटा का मान 1 कब होगा, चलिए यहीं देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चारों शहर हैं, चारों शहरों को हम क्या करते हैं, पूर्णतः जोड़ देते हैं। ये मान लीजिए इससे कनेक्टेड है यहाँ, या इस सड़क से कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ कनेक्टेड है, या इस रोड से कनेक्ट हुआ है, और ये यहाँ कनेक्ट हुआ है, ठीक। चारों जो शहर हैं सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब हम संयोजकता को काउंट करते हैं, एज को, एक ये जीए है, एक ये जीए, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कुल मिला के 4 सड़कें हैं। तो ई का मान 4 आ गया, और हम केंद्र का मान देखते हैं ABCD, 4 ये भी है, इसी फार्मूले में हम रखेंगे तो सिग्मा ई का मान 4, सिग्मा वी का मान 4, दोनों का मान कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा। बीटा बराबर 1 होगा, ठीक। बीटा बराबर 1 होगा, इसका कहने का मतलब क्या होगा, जब बीटा का वैल्यू 1 दिया हो तो परिवहन का जो परिपथ है वह पूर्णतः कनेक्टेड होगा। क्या होगा, परिवहन जो है एक पूर्ण परिपथ का निर्माण करेगा। देख रहे हैं परिपथ पूरी तरह पूर्ण हुआ है, कहीं से कोई खुला नहीं है, यानी शहर जो है अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है लो कनेक्टिविटी, लो कनेक्टिविटी। इसका मतलब हो जाएगा कि परिवहन पूर्णतः जुड़ा हुआ है, एक पूर्ण परिपथ का निर्माण हो रहा है। पूर्ण परिपथ का मान लिख लीजिए, एक पूर्ण परिपथ का मान सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है, ठीक। ये था बीटा सूचकांक का मान जब 1 होगा। बीटा का मान जब 1 से अधिक जाएगा तब देखिए, बीटा इक्वल टू 1 से अधिक, ग्रेटर देन 1, बीटा का मान 1 से अधिक होगा।
आप समझिए बीटा का मान 1 से अधिक कैसे हो रहा है। मान लीजिए हमने इस शहर को ए को सी से भी कनेक्ट कर दिया। ये जो शहर है, शहर ए शहर सी से कनेक्ट हो गया, एक सड़क यहाँ भी गई। अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं, सड़कों की संख्या देखिए, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 5 सड़क, यानी हमारी जो एज हो गई वह 5 हो गई। ठीक है, जो हमारे किनारे हो गए, सड़कों की संख्या 5 हो गई। हमारे केंद्र देखते हैं 1 2 3 4, हमारे केंद्र 4 ही हैं। अब हम इसमें भाग देते हैं, सिग्मा ई अपान सिग्मा वी, भाग देकर देखते, सिग्मा ई का मान 5, वी का मान 4, भाग देंगे तो 1.25, जो कि 1 से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ रहा है, एक का जो बीटा का मान है वो 1 से बड़ा आ गया। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो परिवहन नेटवर्क है ये एक जटिल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। कैसा निर्माण कर रहा है? एक जटिल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। परिवहन एक जटिल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, जटिल नेटवर्क का निर्माण करेगा। समझ में आ गया? जब आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, बीटा बराबर 0, तात्पर्य क्या है? बीटा बराबर 1, इसका मतलब क्या है? बीटा बराबर 1 से अधिक, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, यदि आपसे यह नहीं पूछा, सीधा फार्मूला पूछ लेगा। फार्मूला नहीं पूछा, आपको चित्र दे देगा, चित्रों के माध्यम से वैल्यू पूछ लेगा। कुछ नहीं देगा तो आपसे सिर्फ वैल्यू दे देगा कि एज का मान 12 है और केंद्रों की संख्या 4 है, तो बीटा का मान क्या होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको जो है बीटा सूचकांक एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बीटा सूचकांक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, इस फार्मूले को हिंदी में लिख देता हूँ। कभी कभी मेरे मित्र ई अपान वी को समझे ही नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, यहाँ पर छोटा कर देता हूँ थोड़ा। बीटा बराबर सिग्मा ई अपान सिग्मा वी, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि संयोजकता की कुल संख्या, संयोजकता की कुल संख्या, संयोजकता में सड़क है यार, सड़क लिख लो, सड़क, सड़कों की कुल संख्या बटे शहर के केंद्रों की कुल संख्या, यानी नोड्स की कुल संख्या, केंद्रों की कुल संख्या। समझ में आ गया? सिग्मा भी यानी 1 2 3 सभी को जोड़ लिए, जितना हुआ, यानी केंद्रों की कुल संख्या बटे संयोजकता कुल संख्या बटे केंद्रों की कुल संख्या। ठीक, यह था बीटा सूचकांक। एक चीज़ और हमने कर दी, इन्होंने 1963 में दिया था, ये चीज़ मुझे भूल रहा था, 1963 में। लगता है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, दरअसल समय की कमी है तो ऐसा हो जाता है। तो बीटा सूचकांक आप याद कर लेंगे। जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, वो जरूर देख लें। टीजीटी पीजीटी में भी आता है, टीजीटी में नहीं, पीजीटी में। इसके बाद हम अल्फा सूचकांक पढ़ेंगे, उसके बाद गामा सूचकांक पढ़ेंगे, ईटा सूचकांक पढ़ेंगे, और देखेंगे समय रहेगा तो कुछ और पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे। चलिए हम आते हैं अब अल्फा सूचकांक पर। अल्फा ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं यार, अल्फा
सूचकांक। क्या लिख रहे हैं हम? अल्फा सूचकांक। ये क्या होता है? यह सबसे जटिल नेटवर्क है। अल्फा सूचकांक क्या है? अल्फा सूचकांक सभी नेटवर्कों में सबसे जटिल नेटवर्क होता है। यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना कठिन है कि एक बार में आएगा ही नहीं। फिर से समझिए, अल्फा सूचकांक क्या करता है? चक्रों की संख्या का ग्राफी मूल्यांकन करता है। जो हमारे चक्र बन रहे हैं, यानी परपथ में जो चक्र बन रहे हैं, सड़कें कैसे जा रही हैं, इनका ग्राफी मूल्यांकन करता है। या फिर नेट पीवाईक्यू में पूछा गया था सेम स्टेटमेंट। सुनिए क्या पूछा गया था। यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना में ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। फिर समझिए, यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना में ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। यह स्टेटमेंट आप नोट कर लेंगे और एक बार इस पर आप गहन विचार खुद से करेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ समझा दूंगा, लेकिन आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। अल्फा सूचकांक बराबर होता है वास्तविक सर्किट बटे अधिकतम सर्किट। या फिर वास्तविक सर्किट में देख सकते हैं ई माइनस वी प्लस 1 अपान 2v-5, या फिर म्यू बराबर होता है ई माइनस वी प्लस 1 या ई माइनस वी प्लस पी। अभी हम इस सबको समझाते हैं, आप एक बार सुन लीजिएगा। चलिए अल्फा सूचकांक में आते हैं। यह सबसे जटिल नेटवर्क सूचकांक है। यह सबसे जटिल नेटवर्क सूचकांक है। पहला प्रश्न आपसे तो यही बन जाएगा, सबसे जटिल नेटवर्क सूचकांक कौन सा है? अल्फा है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। अभी कैसे होगा आपको दिखाई देगा। इसका फार्मूला लिख लेते हैं। अल्फा सूचकांक बराबर होता है ई माइनस वी प्लस 1 अपान 2v-5। ये अल्फा सूचकांक का फार्मूला है। ये ई माइनस वी प्लस जो 1 है, ये साइक्लोटिक नंबर है। म्यू बराबर होता है, या म्यू है, म्यू बराबर होता है म्यू ई माइनस वी प्लस पी। ठीक है। अल्फा बराबर कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा, अल्फा इजकल टू म्यू अपान 2v-5। जब आप जानते रहेंगे तो सूत्र लगा देंगे, अक्सर पूछा जाता है। पी-वाई-क्यू लगाएंगे, सब मिलेगा, मेहनत करिए सिर्फ आप। ठीक है। अल्फा बराबर म्यू अपान 2v-5। म्यू कहाँ से है? म्यू का मान इतना होता है। अभी कहेंगे सर आपने यहाँ 1 क्यों रखा है? पी बराबर 1 क्यों रखता है? पी बराबर हमने 1 इसलिए रखा है। आप यहाँ पी भी कर सकते हैं। जब हम पूर्ण परिपथ की बात करते हैं, तो उसमें पी का मान 1 ही आता है। अब पहले पी समझ लीजिए है क्या। पी एक उप नेटवर्क है। ई आपको पहले मैंने बता दिया बीटा सूचकांक में, वी भी आपको बता दिया क्या होता है। अब पी समझ लीजिए क्या होता है। पी यह एक उप नेटवर्क है। ठीक, क्या है? उप नेटवर्क है। पेन कहाँ गया? देखिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था एक शहर ये है, उदाहरण लेके समझाते हैं आपको, अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए दिल्ली है,
ऐसे रहा था दिल्ली, हमने गलत लिख दिया दिल्ली। कोई बात नहीं। यह है दिल्ली, ठीक, थोड़ा सा बनाए। यह है दिल्ली, यह है मुंबई, मुंबई, यह है कोलकाता, यहाँ पे है चेन्नई। आप देखिए, मैं इसको आपके बिल्कुल दैनिक जीवन से जोड़ रहा हूँ जो आप पढ़े हैं। ऐसा भूगोल आपको ये नेटवर्क किसी ने पूरे भूगोल पर मैं कर रहा हूँ नहीं पढ़ाएगा। आप देख लीजिएगा, दिल्ली मान लीजिए यहाँ सड़क से जुड़ा हुआ है कोलकाता से, ये सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुंबई मान लीजिए यहाँ जुड़ा हुआ है सड़क से, कोलकाता मान लीजिए यहाँ जुड़ा हुआ है। मान नहीं रहे हैं, अभी आपको इसका उदाहरण दें, आपको समझ में आ जाएगा सर क्या बता रहे हैं। ये हमारा जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज है। भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज है 4 शहरों को, महानगरों को जोड़ता है, ठीक है। हम आपको रियल उदाहरण देकर समझा रहे हैं। मान लीजिए कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब यह क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण परिपथ का निर्माण कर रहे हैं जिससे कनेक्टिविटी हाई है, ठीक है। जो पी है यह बताता है कि यदि यदि कोई रास्ता बंद हुआ है, मान लीजिए हमें दिल्ली से चेन्नई आना, हम इधर से भी, इधर दिल्ली से हम चेन्नई ऐसे जा करके ऐसे भी आ सकते हैं, 2 रास्ते हैं। दिल्ली से मुंबई होकर हम इधर चेन्नई आ सकते हैं। यह उपनेटवर्क कहता है किसी शहर में यदि हम एक रास्ता बंद भी हो जाए तो हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी बात थी। दूसरा बात, उपनेटवर्क है क्या, आप समझिए। मान लीजिए किसी कारणवश आंधी, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी कुछ भी आ गया, क्या हुआ कि इसकी 2 भुजाएं टूट गई, एक यह टूट गया, यह टूट गया, दोनों अलग हो गई। अब तो परिवहन होगा नहीं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे सार। स्थिति क्या बनेगी कि जो यह एक नेटवर्क बन रहा है दिल्ली और मुंबई को लेकर के, इस सड़कों के माध्यम से नेटवर्क बना ना, अब ये क्या बना, अब क्या होगा कि यहाँ पर 2 शहर बन रहे हैं, दोनों अलग थलग होगा, ये अलग हो गया इधर एक नेटवर्क, ये नेटवर्क यहाँ अलग हो गया। तो ये वाला जो भाग है यह P बराबर यहाँ 1 हो रहा है, मतलब P बराबर 1 उप नेटवर्क हो रहा है। दूसरा P बराबर यहाँ 1 हो रहा है, यानी एक नेटवर्क ये हो रहा है। यानी इस स्थिति में P बराबर 2 आएगा। कहाँ से आएगा, एक P की मान यह, एक P की मान, दोनों जुड़ जाएंगे। जब हम इन सबका अध्ययन एक साथ कर रहे हैं तो हम जब इनका एक साथ करेंगे तो इनके उप नेटवर्क को भी तो एक साथ रखेंगे, यानी दिल्ली और मुंबई का उप नेटवर्क और कोलकाता और चेन्नई उप नेटवर्क, दोनों मिलाकर 2 उप नेटवर्क बन रहे हैं एक जो है शहर में, ठीक है। तो इसीलिए P का मान 2 हो गया। अब P का मान हम यहाँ 2 नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, यह एक पूर्ण परिपथ का निर्माण करता भी, आपको समझाएंगे भी। अब P का मान कहे थे सर आप 1 कहाँ से आया, P का मान 1 इसलिए यहाँ से आया था जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई उप नेटवर्क नहीं बन रहा था। हमारे समझाने का मतलब था उप नेटवर्क क्या होता है, इसका मान 1 और 2 कैसे आता है, समझ में आ गया। 2 कैसे आएगा, जब ये अलग हो जाएंगे, एक उप नेटवर्क क्या बनेगा, एक वह बनेगा, यानी दोनों मिलाकर P का मान 2 हो जाएगा। लेकिन जब जुड़े हुए हैं किसी पूर्ण परिपथ में P का मान सदैव 1 होता है, आप नोट कर लेंगे इसे। किसी पूर्ण परिपथ या नेटवर्क में P यानी उप नेटवर्क का मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जब भी आप
आपको डायग्राम देते, डायग्राम के माध्यम से इसका अल्फा का मान निकालना कह दे, तो आप कभी मत सोचिए डायरेक्ट पी का मान 1 रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, पी का मान 1 रखा था। अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे यहाँ पी का मान पी बराबर 1 हो रहा है। समझ में आ गया? पी का मान डायरेक्ट हम 1 रख सकते हैं। म्यू को साइक्लोटिक नंबर कहते हैं, चक्रों की संख्या कहते हैं। म्यू इसे साइक्लोटिक नंबर, साइक्लोटिक आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, साइक्लोटिक नंबर या चक्रों की संख्या, कहते हैं। यानी कितने चक्र बन रहे हैं आप इसको गणना कर सकते हैं। एक चक्र यहाँ से यहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ बन रहा है। अभी हम इसको जोड़ देते हैं, एक चक्र यह बन गया, दूसरा चक्र यह बन गया। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, जब भी आप गणना करेंगे मैप को देखेंगे, यानी परिवहन के मानचित्र को जब आप देखेंगे, उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग आपको नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है कि आप कोण परिपथ निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे एक कोण परिपथ ये बना हुआ है, अभी इसको मिटा के फिर समझाते हैं, नहीं तो मैथ वाला प्रश्न आप गलत कर देंगे, मुझे विश्वास है। ए बी सी और डी 4 सहारे हैं, इससे कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है, या इससे कनेक्टेड है या इससे कनेक्टेड है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से आएंगे, एक कोण परिपथ का निर्माण ये हो गया है। समझ में आ रहा है? अब एक कोण परिपथ का निर्माण ये हो रहा है। ठीक, 2 ही कोण परिपथ इसमें बन रहे हैं, एक यह बन रहा है, एक यह बन रहा है, यानी चक्रों की संख्या कितनी हुई, 2 हो गई है। ठीक है, ऐसे आपको चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको साइक्लोटिक नंबर क्या है पता चल गया, पी बराबर उपनेटवर्क क्या है भी पता चल गया। अब इसकी वैल्यू हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक सेकंड पानी पी ले हम, स्पीड थोड़ी तेज होगी, समय कम है इसीलिए। जब समझ में ना आए तो आप स्पीड थोड़ा कम करके देखिएगा अपलोड होने के बाद वीडियो। गारंटी एक ही बार में समझ में आएगा। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक वास्तविक परिपथ बनाते हैं, इसका एक फार्मूला ये भी होता है अल्फा का, अल्फा बराबर यह होता है वास्तविक सर्किट बटे अधिकतम सर्किट। अभी आपको समझा रहे हैं, वास्तविक परिपथ लिख देते हैं हिंदी में ही, सर्किट समझ रहे हैं आप लोग। वास्तविक परिपथ बटे, बहुत ही आसान है, आप सिर्फ एक मेहनत करेंगे आसानी से, अधिकतम परिपथ। अब देखिए वास्तविक परिपथ क्या होता है। पहले एक बिंदु बनाते हैं, एक यहाँ है, 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 और इसका छोड़िए, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसको हम कनेक्ट करते हैं। पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति के देखेंगे हम, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 केंद्र हैं। चारों केंद्र आपस में जुड़े हुए। केंद्र आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अब दिख रहा होगा केंद्र, एक केंद्र यहाँ, एक केंद्र यहाँ है, एक केंद्र यहाँ है, एक केंद्र यहाँ है। इसमें भी आपको केंद्र स्पष्ट दिख रहा होगा। बड़ा कर देते हैं थोड़ा, अब स्पष्ट दिखा। जब कोई परिपथ पूर्ण होता है तो उसे वास्तविक परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई परिपथ पूर्ण होता है उसे वास्तविक परिपथ कहते हैं। जब कोई परिपथ पूर्ण नहीं होता है उसे अवास्तविक परिपथ कहते हैं। ठीक है, वास्तविक परिपथ। और अब देखिए, अगर आपसे इसमें रखने कहा जाए कि वास्तविक परिपथ कितने इसमें, जैसे पहले तो आप समझ लीजिए वास्तविक परिपथ, बंद परिपथ को वास्तविक परिपथ कहते हैं, और जितने भी
अधिकतम परिपथ बन सकते हैं। जैसे एक नोड यहाँ से जितने हमने बनाए हैं, एक परिपथ यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से अभी इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। जितने परिपथ बन सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या जो है नीचे होती है और वास्तविक परिपथ संख्या ऊपर होती है। अब आपको वास्तविक परिपथ समझ में आ गया है, थोड़ा हम इसको दिखाते हैं आपको, समझाना हम क्या चाहते हैं भी समझ में आ जाएगा। जब भी वास्तविक परिपथ की संख्या शून्य होती है तो अल्फा का मान 0 होता है। देखिए अल्फा बराबर ई माइनस वी प्लस 1 वास्तविक परिपथ की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमने कहा पूर्ण परिपथ होगा तो वास्तविक होगा। कोई पूर्ण परिपथ इसमें दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। पूर्ण परिपथ यानी वास्तविक परिपथ 0 बटे अधिकतम, अधिकतम कुछ भी हो, मान लो 10, 20, 25 कितने भी हो जाए, 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 आए कि नहीं आएगा। यानी वास्तविक परिपथ की संख्या शून्य होने पर अल्फा का मान क्या होगा? 0 होगा। आप लिखेंगे वास्तविक परिपथ का मान शून्य होने पर, वास्तविक परिपथ का मान शून्य होने पर अल्फा का मान 0 होगा। कैसे होगा हमने आपको समझा दिया है। यहाँ पर कोई वास्तविक परिपथ नहीं है, कोई वास्तविक परिपथ नहीं है। ठीक, वास्तविक परिपथ नहीं है, 0 अपॉन अधिकतम संख्या कुछ भी रख देंगे तो 0 ही आएगा। समझ में आ गया। अभी हमने कहा नेट में एक प्रश्न पूछा था, यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना में ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। नेट पीवाईक्यू देखते हैं, इसको मिटाते हैं, यही लिखते हैं। लिख दे रहे हैं, नेट पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, यह अधिकतम चक्रों की संख्या का, चक्रों की संख्या का ग्राफ में, यह अधिकतम चक्रों की संख्या का ग्राफ में नहीं, यह अधिकतम चक्रों की संख्या, अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना में, यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। तुलना ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। आप देख रहे हैं कितना कठिन इन्होंने बना दिया है, शब्दों को सिर्फ घुमा घुमा करके। हमने अभी आपको बताया कि यह सबसे जटिल नेटवर्क है, इसका मान इतना होता है। हमने कहा कि वास्तविक परिपथ बटे अधिकतम परिपथ संख्या, हमने नीचे लिखा अधिकतम परिपथ संख्या, यह वास्तविक संख्या। यही तो यह कह रहे हैं, यह अधिकतम चक्रों की संख्या की तुलना ग्राफ में चक्रों की संख्या का मूल्यांकन करता है। ग्राफ में जो चक्रों की संख्या है यानी वास्तविक चक्र है, उसकी जो क्या नाम है, वैल्यू है, संख्या है, उसका अधिकतम परिपथ की संख्या क्या करता है? मूल्यांकन करता है। यह ऐसे भी देख सकता है कि यह यानी अल्फा सूचकांक बारे में, यह वास्तविक यानी कि अधिकतम परिपथ संख्या एवं वास्तविक परिपथों की संख्या के मध्य अनुपात है। क्या कर सकता है? यह अधिकतम परिपथ की संख्या और वास्तविक परिपथ की संख्या के मध्य अनुपात को प्रदर्शित कर सकता है।
किसी भी प्रकार में स्टेटमेंट पूछ सकता है। आप ध्यान रखेंगे, हमने प्रश्न की प्रवृत्ति बता दिया है, जो प्रश्न पूछा गया था वह भी बता दिया है। ठीक, उम्मीद है आपको अल्फा सूचकांक अच्छे समझ में आ गया होगा, बीटा भी समझ में आ गया होगा। अधिकांशतः बीटा से प्रश्न बनते हैं, कभी कभी अल्फा से ही पूछता है, लेकिन अल्फा थोड़ा जटिल है, इसीलिए इससे प्रश्न थोड़ा कम बनते हैं। लेकिन उप नेटवर्क हमने आपको बता दिया है। जैसे अभी मैं एक आपको चित्र बना के सॉल्व कराऊंगा, आपको नेट जून 2019 में बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और आपको एक ऐसे जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न में आपको पूछा है बीटा का मान क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे ही दिया है, हमने आपको बताया पहले नोड की संख्या हम गिनेंगे। नोड कितने हैं, एक 2 3 4 5 6। बीटा बराबर होता है सिग्मा ई अपान सिग्मा बी। सिग्मा बी का मान हमारा कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया है। अब हम संयोजकता यानी सड़कों की संख्या गिनते हैं, एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क। एक ही बार में दो बार होती है, सड़कों की संख्या मिलते हैं। दूसरा पेन लेते हैं, देखिए पहले एक सड़क, दो सड़क, तीन सड़क, चार सड़क, पांच सड़क, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और एक सड़क ये हो रही है 12। एक बार देखिए, मुझे लगता है कोई दो बार गिना है क्या, सड़कों की संख्या हमने, अच्छा लगता है हमें इसको दो बार गिनी है। ये वाली देखिए, ये वाली लगता है दो बार हमने गिना है। फिर से गिनिए, एक दो इसमें हो गई, एक दो इसमें हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। आप समझ में आया। ठीक है, इसको डबल नहीं रिपीट करना है, हमने पहले बताया ओवरलैपिंग नहीं करनी है। फिर से आपको गिनवाता हूँ, जो डायगनल होंगे, मान लीजिए एक डायगनल है, डायगनल यानी दो सड़क यहाँ हो गई, इसमें भी दो है, दो डायगनल बना हुआ है, 4 हो गया, 5 6 7। ठीक, 8 9 10, ये 8 9 10 हो गया, एक 11, एक वाली 12। अब ध्यान से इसमें गिन लेंगे, ओवरलैपिंग आपको नहीं करानी है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी 12, 12 अच्छा से भाग में कितना आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, 2 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए यहाँ पर इसको मिटा दीजिए, इसको रहने दीजिए, अंदर से कोई मिटा दीजिए। इसी टाइप का प्रश्न आपको आया था। ठीक है, संयोजक संख्या 12 हो जाएगी और नोट 6 हो जाएंगे, बीटा का मान 2 हो जाएगा। आपको इस प्रकार का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर इसमें आपको अल्फा का मान कर दें निकालने के, तो बहुत जटिल आप निकाल नहीं पाएंगे, आपको देगा नहीं। समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि अब हम चलते हैं गामा सूचकांक पर। गामा ऐसे बनता है, गामा हिंदी में लिखो, गामा सूचकांक, गामा सूचकांक। ठीक, ये क्या है, गामा सूचकांक। गामा सूचकांक के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न यहाँ से बनता है। यह प्लानर रेखांकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए, प्लानर रेखांकन। अभी आप समझेंगे सर प्लानर रेखांकन क्या होता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा, है हम सब बुक में ही, लेकिन कोई बताता नहीं है, इसका आंसर भी नहीं क्लियर है।
क्लियर भी बताना नहीं चाहते हैं। यह प्लानर, इंग्लिश में लिख रहा है प्लानर, रेखांकन, रेखांकन। प्लानर मीन्स हिंदी में होता है समतली, समतली रेखांकन के लिए प्लानर एवं नॉन प्लानर दोनों के लिए होता है, लेकिन मुख्यतः इसको मुख्यतः लिख लेंगे, या मुख्यतः समतली रेखांकन या प्लानर रेखांकन के लिए उपयोग होता है, उपयोग होता है। जो हमारा परिवहन जाल होता है या दो प्रकार का होता है। नेटवर्क जो है, नेटवर्क दो प्रकार का होता है। एक समतलीय नेटवर्क होता है, एक असमतलीय। समतलीय मतलब होता है इसके अंतर्गत रोड आते भी समझा रहा हूँ, सड़क, रेल और क्या कहते हैं पिच, ठीक, पिच रोड जो होते हैं ये सब आते हैं, पगडंडी। इसके अंतर्गत आते हैं वायु परिवहन, वायु परिवहन यानी वायु मार्ग जो होता है, यानी वायु मार्ग, वायु मार्ग, मेट्रो, ठीक है, ये सब आते हैं। अब जरा समझते हैं इसको हम, समतलीय और असमतलीय, प्लानर एवं नॉन प्लानर। समतलीय में क्या होता है कि जब हम किसी नेटवर्क का अध्ययन करते हैं तो यह जो है कहीं कट नहीं करता एक दूसरे को। समतल में कोई रोड एक दूसरे क्रॉस नहीं करेगा कि ऐसे रोड आ रहा है, यहाँ से कोई और कट गया, यहाँ से कोई और कट गया, ये समतल में नहीं होता है। ये जो है सिर्फ चौराहों पर मिलते हैं। अब ध्यान समझिए, जैसे यहाँ सामने आया है, एक चौराहा है, अब चौराहा पे चारों तरफ रोड गए हैं। अब बीच में कोई सड़क ऐसे नहीं आके काट देगी इसको, समझ में आ रहा है? आएगी भी तो यहाँ केंद्र से मिलेगी फिर इधर चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं होती है समतल में। लेकिन जब हम असमतली वाले में आते हैं, इसमें वायु मार्ग हम देखते हैं, दिल्ली से मुंबई का रास्ता यहाँ से गया है, इसके नीचे से यहाँ फ्लाइट उड़ रही है, इसके नीचे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। मतलब एक ही रोड पर, एक ही वायु मार्ग पर कई चीज़ें उड़ रही है। नीचे जो है मान लीजिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसके ऊपर हवाई जहाज है, उसके ऊपर और दूसरा रास्ता है जा रहा है। मान लीजिए, थोड़ा उदाहरण और स्पष्ट करते हैं, ये दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। अब मान लीजिए दिल्ली से एक फ़्लाइट चली चेन्नई के लिए, यहाँ आ गई, यहीं से एक फ़्लाइट चली मुंबई से कोलकाता के लिए चली गई। अब आप देखिए, ये दोनों आपको लग रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे जा रहे हैं। एक ही रूट पर दो ही लोग जा रहे हैं, यहाँ बीच में क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे है, यानी ओवरलैप कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं इधर सड़क जा रही है, यहाँ पर एक ब्रिज ऐसे बन जाता है। अब ब्रिज के नीचे से गाड़ियाँ निकल रही हैं और ऊपर से इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं, यानी ये ओवरलैप कर रहा है, कट नहीं कर रही हैं। जैसे मेट्रो में होता है, ऊपर देखेंगे मेट्रो चल रही है, नीचे जो आदमी जा रहा है, एक ही रास्ते पर, एक ही समतल पर दो ही लोग चल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉन प्लानर कहते हैं। ये जब परिवहन नेटवर्क समझेंगे, परिवहन नेटवर्क के लिए है। और जब समतली में आते हैं तो वहाँ पर कोई क्रॉस नहीं होता है, आएंगे और नोड से ही केंद्र से मुड़ जाएंगे, चौराहे पर मुड़ेंगे, हर जगह क्रॉस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि समतल एवं असमतल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह किसके लिए उपयोग होता है? मुख्यतः प्लानर समतल यानी रोड के लिए उपयोग होता है, सड़कों के लिए उपयोग किया जाता है, वायु मार्गों के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ा जटिल होता है, इसमें बदलाव किया जाता है, ठीक है। प्लानर यहाँ हम लिख भी देते हैं, मुख्यतः सड़क मार्गों हेतु, सड़क मार्गों हेतु, वायु मार्ग हेतु नहीं, वायु मार्ग हेतु नहीं, ठीक। उम्मीद है कि अब ये भाषा समझ में आ गई होगी, इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है।
अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। इसका मान भी 0 से 1 के बीच होता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। कहाँ होता है? 0 से 1 के बीच होता है। गामा सूचकांक बराबर होता है, गामा सूचकांक बराबर होता है ई अपान संयोजकता ई अपान 3 इंटू वी माइनस 2, ई अपान 3 इंटू वी माइनस 2। संयोजकता नोट्स ये दोनों आप जानते हैं कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट रखा गया है, उन्होंने कांस्की ने माना था इसको, ठीक है। संयोजकता पान 3 गुणे वर्टेक्स माइनस 2, ये क्या है? ये है गामा सूचकांक का मान। आप इस फार्मूला को याद कर लेंगे और कहाँ उपयोग होता है ये याद कर लेंगे, बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। मैंने ऊपर ऊपर बताने कहा था, फिर भी आपको बहुत गहराई में बता दिया है। चाहता तो मैं नोट करा के आसानी से निकल जाता। चक्रों की संख्या मैंने आपको पहले बता दिया है, म्यू बराबर ई माइनस वी प्लस पी। आप चक्रों की संख्या निकाल लेंगे। दरअसल चक्रों की संख्या आपको निकालना जो है बार बार नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मैथ देखकर ही चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें एक सूचकांक और आपको मिलेगा, ईटा सूचकांक। इसके बारे में बस इतना ही, कहाँ प्रयोग होता है और सूत्र लिख लेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। आपसे ज़्यादा करके प्रश्न बीटा सूचकांक से ही पूछते हैं, उसको रट डालेंगे बिल्कुल। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है, कभी कभी जब डीप में जाता है तो पूछ लेता है। ईटा सूचकांक यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, ईटा सूचकांक नेट में पूछा गया है, नेट रिवाई के। जब भी आप प्रश्न देखेंगे परीक्षा में आपको याद आ जाएगा, और मैं दावा करता हूँ एक बार ये वाला प्रश्न आप देख लीजिए, पेपर देख लीजिए नेट जा रहा का। अगली बार आप जो है खुद कहेंगे, एक सर हैं शिवम सर, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आप वहाँ से तैयारी कीजिए, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। आप सजेस्ट करेंगे, एक बार आप देखेंगे फिर आप खुद ही अगली बार कहेंगे, तब अगली बार मैं और मोटिवेशन से और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं अच्छा पढ़ा ही रहा हूँ और बेहतरीन करूँगा, क्योंकि पहली बार है, पहली बार में थोड़ा रहता है, ठीक। तो ईटा सूचकांक क्या आता है? प्रत्येक लिंक की औसत लंबाई को, प्रत्येक लिंक यानी संयोजकता की औसत लंबाई को उसकी कुल जो नोड होते हैं, नोड की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। जैसे संयोजकता की कुल संख्या बटे संयोजकता की कुल लंबाई। ध्यान समझिएगा, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो दोबारा सुनिए। ईटा सूचकांक आता है संयोजकता की कुल लंबाई बटे संयोजकता की कुल संख्या। इसमें सिर्फ संयोजकता की बात हो रही है, वर्टेक्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ईटा सूचकांक बराबर होता है, ईटा चिन्ह ऐसे बनता है, ऐसे। ईटा सूचकांक बराबर होता है संयोजकता की कुल लंबाई बटे संयोजकता संयोजकता मीन सड़क की कुल संख्या, ठीक। संयोजकता की कुल लंबाई कितनी है और संयोजकता की कुल संख्या कितना है, यह क्या करता है? औसत को दर्शा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। कुल लंबाई बटे कुल संख्या क्या होता है? औसत ही होता है। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या क्या औसत होता है, वैसे ये भी है संयोजकता की कुल लंबाई बटा संयोजकता की कुल संख्या। समझ लीजिए इसको कैसे। इसको आपका एक रूप ये भी दे सकते हैं शॉर्ट में, कभी कभी यम अपान सिग्मा, यम अपान सिग्मा ई, संयोजकता की कुल संख्या। ज़्यादातर अच्छा रहेगा आप इसको याद करेंगे, कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सिग्मा लगा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप जोड़ने लग जाएंगे, इसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, जबकि ऊपर वैल्यू जुड़ी है, फिर नीचे भी जोड़ देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा आप ऊपर वाला ही याद करें। एक उदाहरण लेते हैं, आपको समझाते हैं।
ये मान लीजिए परिवहन नेटवर्क हम बना रहे हैं, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से, कोई मान लीजिए बंद बस कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं संयोजकता की कुल लंबाई। हम मान लीजिए इस सड़क की लंबाई 5 किलोमीटर है, इसकी 3 किलोमीटर है, इसकी 2 किलोमीटर है, इसकी 8 किलोमीटर है। संयोजकता की कुल लंबाई कितनी है? ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। जब हमें यह पता करना हो सड़कों की जो कुल लंबाई है, उसके लिए हम ईटा सूचकांक का उपयोग करते हैं औसत निकालने के लिए। सड़कों की औसत लंबाई है, सड़कों की औसत लंबाई को बताता है, ठीक है। अब 5, 3, 8, 2, 10 और 8, 18 सभी को जोड़ लेंगे। 5 + 3 + 2 + 8 अब संयोजकता कितनी संख्या है? 1, 2, 1, 2, 3, 4 4 ही है ना। 1, 2, 3, 4 सड़कें हैं। अब जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 2, 10, 8, 18 18/4। इसको भाग देंगे, 4 से कट जाएगा 16, बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी 4.5 आ रहा है ना, 4.5, ठीक। तो आपको कैसे निकालना है? जब आपसे कभी कभी ऐसे दे देगा ईटा सूचकांक पूछ लेगा, तो आप निकाल लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि ईटा सूचकांक क्या होता है। छोटा सा था। उम्मीद है आपको जो है आज कांस्की का परिवहन नेटवर्क बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें कुछ नहीं छोड़ा है। साइक्लोटिक नंबर मैंने म्यू को भी बता दिया है, उप नेटवर्क को भी समझा दिया कैसे निकालना है, और ईटा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, अल्फा सूचकांक सभी को बता दिया है। आप सभी इस वीडियो को देखेंगे, यदि हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी कारगर साबित हो रही है तो उम्मीद है ये 95 या 90% तक कारगर होगी, ठीक है। क्योंकि 100% का दावा हम नहीं करते हैं, जीवन में कभी कोई चीज़ 100% होती भी नहीं है। उम्मीद है कि यह आपको सफलता दिलाएगी निश्चित रूप से, और आप वीडियो को देखेंगे, इसका एक शार्प नोट्स बना लेंगे, एग्जाम में जाते समय आप रिवीजन करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ पढ़ने का तरीका क्या होता है। जब मैं पढ़ रहा था, मैं उसको आज भी रखा हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ा कर पढ़ाता हूँ। अभी देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये शार्प नोट्स बना हुआ है सब। एक ग्राफ लीजिए, इस ग्राफ पर ये पीली वाली आती है, नहीं मिल रहा है, इसी ग्राफ पर छोटा छोटा आप जो है लिखिए। शार्प नोट्स इसको बनाएंगे, जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले इस शार्प नोट्स को 2-3 बार पढ़ जाइए। इससे क्या होता है कि पूरा सिलेबस एक ही पेज पर आपका हो जाता है। देख रहे हैं, भारत का भूगोल, NCERT, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, देखिए सब एक ही पेज पर है। एक पेज पर जो है बहुत ही बारीकी से, आसानी से पूरा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि आप पहले पूरा पढ़ चुके हैं। शार्प नोट्स देखते हैं, आपके हाथ से बनाया हुआ है, तो तुरंत दिमाग में पूरा फिगर बन जाता है, और परीक्षा में आपके प्रश्न सामने आते ही दिमाग क्लिक कर जाता है और आप प्रश्न को गलत नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो को देख करके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से हमें अपने आप में सुधार करने का मौका मिलता है। आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।